हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं पैरा खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करें। सबसे पहले मैं ज्योति जी को आमंत्रित करता हूं। ज्योति जी नमस्ते। ज्योति जी बताइए, आप जी सर। अपनी अभी तक की यात्रा के बारे में बताइए और आपका तीरंदाजी की तरफ रुझान कैसे हुआ। सर मैं जब छोटी थी तो मुझे धनुष और बाण ये बहुत अच्छे लगते थे। तो सर मुझे पता नहीं था कि ये भी कुछ एक गेम होता है। सर फिर हमारे उत्तर प्रदेश में धनोरा टीकरी गांव में बागपत में एक एकेडमी मेरे कोच श्री कुलदीप वेदवान जी की थी। तो सर वहाँ पे मेरे पिताजी मुझे लेके गए और मुझे ये गेम ज्वाइन कराया। तो सर मुझे सन 2010 से आज तक मैं आर्चरी करती आई हूँ और आज पैरा ओलंपिक जा रही हूँ। ज्योति जी, लेकिन मुझे बताया गया कि आप कभी बड़ी निराश हो गई, थक गई और आप खेल छोड़ने के लिए सोच रही थी। परिवार का भी आपके सामने काफी जिम्मेवारियां थी। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर से हिम्मत करके लौट आई, फिर से आपने अपना जज्बा कायम किया और कैसे आप इसमें लगी और इसमें सरकार की भी कोई मदद मिली या नहीं मिली। जी सर। सर जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था तो मैं बहुत टूट गई थी अंदर से। तो सर फैमिली भी मतलब मैं अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, मतलब गरीब फैमिली से हूँ। तो सर फिर मेरे कोच श्री कुलदीप वेदवान जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरा साथ दिया। सर अभी मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ और वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सर फिर मैं वहाँ से मतलब सन 2017 में वहाँ पे ज्वाइन किया था और मैं अच्छा करती रही वहाँ से फिर। ये आपका पहला ओलंपिक है। जी सर। आप मुझे बताइए, आपका क्या लक्ष्य है इस ओलंपिक में। सर मेरा ये लक्ष्य है कि मैं देश के लिए पदक जीतूं और देश का नाम रोशन करूं, अपने माता पिता का, अपनी एकेडमी का। ज्योति जी, माँ ने आपके लिए इतना सारा किया है, माँ का प्यार आप पर बहुत रहा है और आप खिलाड़ियों को तो बहुत परहेज करना पड़ता है, लेकिन माँ बहुत आग्रह करती होगी ये खाओ वो खाओ। जी सर। तो ये अभी तो खा नहीं पाती होगी, लेकिन जब गोल्ड लेकर के आओगी, माँ के पास जाओगी तो सबसे पहले क्या खाने के लिए मांगोगी। सर मुझे भिंडी बहुत पसंद है और घर की मतलब अपनी मम्मी की हाथ की रोटी, तो सर वही खाना पसंद करूंगी। ज्योति जी, आपने अपने जीवन की बाधाओं से हार नहीं मानी और जो भी लोग सुनते होंगे ना, कैसे अपने जीवन को आपने ढाला है और मैं देख रहा हूं कि आप हमेशा मुसीबतों से जूझती रही। और मैं कह सकता हूं कि खिलाड़ी की पहचान है कि वो हार से भी सीखता है और फिर मेहनत करता है और फिर जीतता है। आपने इसको जीवन में उतारा। मैं आज आपकी माता जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भी घर की स्थिति को खुद ने संभाला और आपकी प्रैक्टिस में कोई बाधा नहीं बनने दिया। आपके पिताजी का ये प्रयास रहा जब तक वो थे, जिसकी वजह से आज आप देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। मुझे बताया गया कि 8 घंटे प्रैक्टिस करती हैं और फिर घर की देखभाल भी करती हैं। आप सफल एथलीट के साथ एक अच्छी बेटी भी और एक अच्छी बहन भी दोनों है। जी। और इसलिए देश के हर व्यक्ति जब ज्योति के विषय में जानेंगे तो उनके विचारों में भी एक नया प्रकाश आएगा। चीजों को देखने की तरफ ज्योति का प्रकाश उन पर पहुंच जाएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर।
अब मुझे बताया गया कि मुझे राजेश कुमार से बात करनी है और राजेश तीरंदाज है हमारे। राजेश जी नमस्ते। जय माता दी सर। नमस्ते सर। राजेश जी बताइए, राकेश जी आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई, पर आपने सभी को पार किया है। जी सर। आपने इस प्रेरक यात्रा के बारे में जरूर देश जानना चाहेगा। सर, मैं धर्मनगरी कटरा में रहता हूँ। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी जी की असीम कृपा है और ये बात सच है सर कि जिंदगी में काफी सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन सर श्री माता वैष्णो देवी की वही असीम कृपा शक्ति से हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी करती रहेगी सर। राकेश जी, माता के आशीर्वाद तो है ही, लेकिन पसीना तो आपने बहाया है, आपके परिवार ने कष्ट झेला है और आपके तो जीवन में अचानक मुसीबत आई है। एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति के जीवन में अचानक इतना बड़ा संकट आ गया और उसमें से आप उभर करके निकले और आपने एक रास्ता चुना। राकेश जी, आपके कोच का आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? सर, ये बात सच है कि जब 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा जीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया था। मुझे करीब करीब 1 साल के लिए अगर मुझे बेड से बैठना भी होता तो मुझे 2 बंदों की आवश्यकता होती थी। लेकिन 2017 में जब मेरी मुलाकात मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार विद्वान जी से हुई एक रोड क्रॉस करते समय, तो उन्होंने मुझे तीरंदाजी के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में आमंत्रित किया। मैं वहां पे गया। मैंने देखा सर, क्योंकि तीरंदाजी एक दिमाग का खेल है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठना है। तो सर व्हीलचेयर पे मैं वैसे ही बैठा रहता था, तो इसमें ज्यादा मुझे मुश्किल नहीं हुई। लेकिन सर मैं इसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वहाँ पे एक तीरंदाजी केंद्र स्थापित किया और ट्रेनिंग से लेके सारे उपकरण सर हमें फ्री में दिए जाते थे। काफी सारी जो भी जितनी भी सुविधाएं हैं वहाँ पे वो मुझे फ्री में मिली हैं। इसके लिए मेरे कोच साहब का बहुत बड़ा मार्गदर्शन से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर। राकेश जी, आप एक हंसते खेलते दौड़ते कूदते नौजवान और अचानक आपके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया, लंबे अरसे तक आप बिस्तर पर रहे। वो पल में क्या सोचते थे और फिर आज यहाँ जब पहुंचे हैं आप, आधे शरीर से दौड़ रहे हैं आप, इतनी ताकत दिखा रहे हैं, क्या महसूस करते हैं दोनों में से? सर ये बात बिल्कुल सच है कि जब एक रात को मतलब मैं घूम फिर के आया और सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया। आज 12 साल हो गए सर। मैं काफी बार सर ये आता है दिमाग में कि मैं व्हीलचेयर से उठ के भाग जाऊं कहीं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता हूं सर। और दूसरी ये है सर कि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा मेहनत और दृढ़ संकल्प सिखाया है। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम मेहनत से पीछे हटो। और मेरे पिताजी की तरह ही सर मैं मानता हूं कि मेरे कोच भी श्री कुलदीप कुमार विद्वान जी भी बिल्कुल वैसे ही विचारों के हैं। उन्होंने भी सिर्फ मेहनत करना ही सिखाया है और मैं उसी उन दोनों के ही मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुंच गया सर। राकेश जी, जीवन की बाधाओं ने आपको एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में विकसित करने में, कभी कभी बाधा भी स्वयं एक शिक्षक बन जाती है, आपके जीवन में इसने कैसे मदद की है? सर जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमेशा ये सोचता था कि बड़ा होके खुद का कुछ काम करके अपने माता पिता की देखभाल करूंगा। लेकिन सर बीच में जब 25 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं पैरालाइज हो गया, 1 साल बेड पे रहा, तो सर मैं देखता था कि मेरे माता पिता हमेशा उनकी आंखों में आंसू रहते थे और जो सेवा मुझे उनकी करनी चाहिए थी वो मेरी करते थे उसमें। तो सर कहीं ना कहीं वो संकल्प मेरे अंदर था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। और उसी के चलते सर मैं आज भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का
तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये तीरंदाजी अकेडमी वहां पे शुरू की। और मेरे कोच जिनको सर मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं यहाँ नहीं। राकेश जी, मैं आपसे और आपके जरिए देश के हर युवा से यह आग्रह करूंगा कि जीवन में कितने भी संघर्ष हो, पर जीवन बहुमूल्य है। हर जीवन का एक लक्ष्य होता है। आप आज देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में करने जा रहे हैं। आपने अब सही रास्ता चुना है, उस पर बढ़ते जाइए। अपना, अपने परिवार का और देश का सम्मान बढ़ाइए, जमकर खेलिएगा। और माता वैष्णो देवी का आपके आशीर्वाद बने हुए हैं। आपकी माता जी भी आपको भरपूर आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन आज 130 करोड़ से ज्यादा देशवासी भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता। चलिए आज देवेंद्र जी से बात करें। देवेंद्र जी से तो मेरी कई बार बातें होती रहती थी, लेकिन आज मुझे फिर से बात करने का मौका मिल रहा है। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। देवेंद्र जी, मैं तो बहुत भली भांति आपको जानता हूं, लेकिन देश आज आपके विषय में जानना चाहता है, तो एक बार जरूर आप बताइए। और इस खेल के साथ एक तो अपने बारे में बताइए, और खेल के साथ ये कैसे जुड़े। और आपने तो बड़े बड़े अंतराल के बाद और उम्र के सामने कभी आप झुके नहीं, आपने हमेशा उम्र को झुका दिया है। तो बताइए जरा। सबसे पहले तो सर, आपने पैरा खिलाड़ियों को इतना हौसला दिया आपने ओलंपिक से पहले, तो हम उसी हौसले के साथ टोक्यो जाएंगे। और टोक्यो में जाके हम सभी खिलाड़ी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत माता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। देवेंद्र जी, ये तो आप, मुझे पक्का भरोसा है, आप तो लगातार हर बार जीवन में आप 16 साल के अंतराल के बाद भी विक्ट्री पाने वालों में से हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो देशवासी जानना चाहिए, क्योंकि आपका एक हाथ चला गया और वो भी एक बिजली के करंट के कारण चला गया, और गांव में रहने वाला इंसान, और आज उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां कई लोग कहते हैं अब तो मेरी उम्र होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने उस उम्र में भी खुद को नया ताकत देते रहते हैं। सर 9 साल की उम्र में जब मेरा एक हाथ बिजली की वजह से कट गया था, डॉक्टर के द्वारा काटना पड़ा, तो जब मैं वापस घर पे आया था तो घर से बाहर निकलना मेरे लिए चैलेंज हो गया था। बच्चे क्या बोलेंगे, मैं किसके साथ खेलूंगा। तो मेरी मम्मी पापा ने कहा कुछ नहीं हुआ, आप बाहर जाइए, बच्चों के साथ खेलिए। लेकिन वो दिन आज भी याद है जब मैंने बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, और जब स्कूल में मैंने खेल की शुरुआत की तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए। जब मैंने पहली बार भाला उठाया कि मैं फेंकूंगा भाला, तो कहा कि आप किस लिए आए हो ग्राउंड में, आपका क्या काम है, आप तो दिव्यांग हो, आप तो डिफरेंटली एबल हो, आप जाइए पढ़ाई कीजिएगा, बस आपका ग्राउंड में कोई काम नहीं है। सर कहीं ना कहीं उस दिन मुझे अंदर से ये फील हुआ कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा, और कहीं न कहीं मुझे कमजोर न कहलाने की जिद ने दुनिया का चैंपियन बनाया। 2 ओलंपिक मेडल लिए सर, संघर्ष लंबा रहा, फैसिलिटी जीरो थी उस टाइम में। मैंने पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत की, एबल में भी खेला, लेकिन जिंदगी में एक सीख मिली मुझे। मैं ये मानता हूं जब आपके सामने कोई चुनौती आती है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सफलता की तरफ जा रहे हैं। तो जब मेरे सामने चुनौती आती है तो मैं ये सोचता हूं कि आप सफलता के बिल्कुल मैं नजदीक हूं। देवेंद्र जी, आपने अपना पहला पैरा ओलंपिक 2004 में, यानी आज से 16 साल पहले आपने गोल्ड जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन दूसरा गोल्ड रियो में 2016 में, 12 साल के अंतर के बाद फिर से आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक एथलीट के तौर पर इतने लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन के लिए आप खुद को कैसे तैयार करते हैं? यानी ये बड़ा गजब है जी आपका।
बिल्कुल सर, बहुत साल का गैप हो गया था मेरा। बीजिंग ओलंपिक में इवेंट नहीं आया, फिर लंदन में नहीं आया। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं जेवलिन के कुछ ज्यादा नहीं जानता लाइफ में। मुझे जेवलिन बहुत अच्छी लगती है फेंकना, मेरी लाइफ है वो, ये समझता हूं मैं जिस रूम में मैं सोता हूं उसमें भी मेरा हमेशा एक जेवलिन रहती है। तो मेरा उसके प्रति बहुत मैं समर्पित हूं। और एक लाइफ में मैं बहुत ही अनुशासित रहता हूँ, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना और एक सकारात्मक सोच। लेकिन 2008 में मेरा इवेंट नहीं आया तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा 12 में आएगा। लेकिन जब मेरा 12 में इवेंट नहीं आया तो एक बार मेरा मन ऐसे किया कि अब मेरे को गेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में मेरी वाइफ भी नेशनल लेवल पे खेल रही थी। तो उनको मैंने कहा कि शायद मुझे आपके लिए अच्छा करना चाहिए, मैं आपको आगे प्रमोट करूंगा। फिर हमने डिसीजन लिया, वाइफ ने कहा नहीं, आप 16 तक खेल सकते हो। मुझे उम्मीद, आप जिस हिसाब से ट्रेनिंग करते हो, आपके अंदर एक धैर्य है कि आप वेट कर सकते हो। तो फिर मेरा प्लान चेंज हुआ 10 में कि चलो मैं ट्रेनिंग करता हूँ। फिर मेरा 13 में इवेंट आ गया कि लिस्ट आ गई कि रियो में आपका इवेंट है। तो फिर मैं घर छोड़ दिया उसी टाइम में, और मैं बाहर आकर के गांधीनगर गुजरात में मैं ट्रेनिंग शुरुआत करती थी नेशनल कैंप में। अब तो आप आधे गुजराती हो गए हो। मैं तो 75% हो गया। 13 से 21 तक आज भी मैं वहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे को गांधीनगर मेरी दूसरी, मैं मानता हूँ मेरी ये कर्म भूमि है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा देवेंद्र जी, आप इतने सारे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। देवेंद्र जी, आपको अपने कैरियर की कौन सी उपलब्धि है जो सबसे बड़ी लगती है? सर मेरे को सच बताऊं, 2 उपलब्धियां बहुत बड़ी लगती। एक तो मुझे ये लगता है कि जब मैं एबल बॉडी में पहली बार खेला था और मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना, तो उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ओलंपिक का मेडल जीत लिया। कि 15-16 साल उम्र थी, अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा। मुझे अलग से फील हुआ कि अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा। और कहीं न कहीं 12 साल का इंतजार था, तो वो 12 साल का वेट, रियो पैरालंपिक्स का, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और जब राष्ट्रीय गान हुआ तो उस टाइम में मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उस खुशी का बयान भी नहीं कर सकता। चलिए, मैं देख रहा हूं मंजू जी भी आज हमारे सामने है, और आपकी यात्रा में मंजू जी का बहुत बड़ा रोल है। और मंजू जी स्वयं भी तो एक खिलाड़ी हैं। मंजू जी नमस्कार। मंजू जी, हम सभी को बताइए कि देवेंद्र जी किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले वे टेंशन में रहते हैं कि खुश रहते हैं, या फिर आपको हर बार उनको मोटिवेट करना पड़ता है? नहीं सर, बहुत खुश रहते हैं, भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, और जो भी कर्म करते हैं पूरा 100% देते हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं सर। और इनका कॉन्फिडेंस देख के मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ इनको कंपटीशन खेलना ही है, मेडल तो अपना श्योर है, अपने देश के लिए मेडल तो लेके ही आएंगे। अब आप खेलती हो कि आपने बंद कर दिया? सर मैंने बंद कर दिया, बच्चों को संभाल रही हूँ, फैमिली को संभाल रही हूँ। अच्छा, जिया खेलती है? बताओ जी, बोलो। नमस्कार सर। जिया, क्या खेलती हो बेटा तुम? सर मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन है, तो मैं वो खेलती हूँ। और आप पढ़ती कहाँ पर हो? सर मैं जयपुर में पढ़ती हूँ। गांधीनगर जाती हो कभी? हाँ जाती हूँ सर। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पापा ले गए कि नहीं ले गए तुम्हें? पापा के पास टाइम कम था ना, तो मंजू जी ले जाएगी। हाँ सर बिल्कुल लेके जाऊंगी। देखिए, टोक्यो से आने के बाद आप सब लोग, सब परिवार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाइए, देखिए देश की शान कैसी है वहां। जिया, ये बताइए कि आपको भी अपने पिता की तरह, अब आप बैडमिंटन खेलती हो, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या करना चाहती हो, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती हो? तुम्हें तो माँ बाप दोनों ने बचपन से ही स्पोर्ट्स की दुनिया में जोड़ा है। सर मैं मेरे पापा की तरह इंडिया के लिए मेडल जीतना चाहती हूँ। वाह,
अच्छा, अरविंद जी भी है यहाँ। अरविंद जी नमस्कार। भाई आए आप, और भाई भाई तो एक प्रकार से दोनों दोस्त होते हैं, बहुत करीब जी होते सर। हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। आपने देवेंद्र जी से कौन सी सबसे बड़ी बात सीखी है? सर, देवेंद्र जी से सबसे बड़ी जो मुझे सीख मिली है वो ये कि बहुत जो भी काम करें वो बिल्कुल शांत मन के साथ करें और अनुशासन से करते हुए उस काम में अपना 100% एफर्ट लगाओ, ताकि आपका जो पूरा फोकस है वो उसी के ऊपर रहे। तो उस चीज से मुझे बहुत सीखने को मिला है और हम बहुत मोटिवेट होते हैं उस चीज से। चलिए, मेरा परिवार को सबको बहुत शुभकामनाएं और आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र जी, आपकी यात्रा और सफलता पूरे देश को प्रेरित करती है। एक तरफ जहां जिंदगी ने आपको मुश्किल समय दिखाया, लेकिन आपने और ज्यादा हिम्मत दिखाकर देश का नाम रोशन कर दिया। आपने 23 वर्ष की उम्र में भी जो दमखम दिखाया, वही दमखम आज आप 40 वर्ष में भी दिखा रहे हैं। इस बार भी आप पूरा प्रयास करिएगा, लेकिन किसी दबाव में नहीं आइएगा। आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आइए, हमारे एक और साथी, अब तो सारी दुनिया उनको देखने भी वाली है, मरियप्पन जी से बात करते हैं। मरियप्पन जी, नमस्ते। वणक्कम सर। वणक्कम वणक्कम। मरियप्पन, कैसे हो? सर बढ़िया सर। बढ़िया। अब हिंदी बोलना सीख लिया? थोड़ा थोड़ा सर। पिछली बार जब मिले थे तो नहीं बोल रहे पाते थे। अच्छा, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी। सर, स्मॉल एज में मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया सर, 5 इयर्स में। मेरा तो स्कूल टाइम में 14 ईयर्स से मेरा स्पोर्ट्स स्टार्ट है, जोनल एंड डिविजनल एंड स्टेट मीट पार्टिसिपेशन नॉर्मल पर्सन। मेरा ट्रेनिंग का टाइम में नॉर्मल पर्सन में ट्रेनिंग करता, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा सर। एंड नेक्स्ट स्कूल 12th स्टैंडर्ड में मेरा नेशनल फर्स्ट टाइम स्टार्ट में फर्स्ट 2011 में गोल्ड मेडल आ रहा नेशनल्स में। कंटिन्यू 2011, 12, 13, 14, 15 कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस मेरा आ रहा है सर। माय कोच सत्यनारायण कोच मेरा होम में कमिंग एंड थोड़ा हेल्प करता सर ज्यादा, मनी सपोर्ट एंड फूड ट्रेनिंग अच्छा सपोर्टिंग सर माय कोच सत्यनारायण। लास्ट 2016 में थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग एंड थोड़ा हेवी सपोर्टिंग सर माय कोच सत्यनारायण। अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। 2016 में गोल्ड मेडल है सर। दिस टाइम मेरा अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है सर। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई अच्छा सपोर्ट, हमारा गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट है सर। एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया अच्छा सपोर्ट है दिस टाइम। एंड मेरा गोल्ड मेडल एंड रिकॉर्ड कर रहा सर। मरियप्पन, आप तो गोल्ड विनर है और अब आप मेरे जैसे सिनेमा जगत के एक्टर भी बाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन जाते हैं, वैसे आप भी प्लेयर भी हैं और कोच भी बन गए हो। आप देश के नौजवानों को, खास करके एथलीट के संबंध में जिनकी रुचि है, इनको क्या संदेश देना चाहते हो? क्या मैसेज देंगे आप? सर, एथलीट अच्छा ट्रेनिंग करता, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा सर। ज्यादा एफर्ट एंड थोड़ा हार्ड ट्रेनिंग है सर। डोंट गिव अप। आपने तो बहुत बड़े बड़े इनाम जीते हैं और अपनी कैरियर एक प्रकार से हमेशा ही सफलता की कैरियर रही है। इस एक के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद आपकी जिंदगी में इसका भी कोई रोल रहता है कि कभी डर रहता है कि अरे यार कभी हार गया तो, क्योंकि आपने तो ऊंचाई बना ली है? नो सर, ऑलवेज मेरा थिंकिंग ओनली कंट्री में सर। एनी टाइम कंट्री, मेरा कंट्री एनी टाइम ऊपर में सर। मेरा थिंकिंग एनी टाइम है सर।
चलिए, मुझे खुशी हुई कि आज आपके साथ साथ मुझे आपके परिवारजनों से भी प्रणाम करने का मौका मिलेगा। सरोजा अम्मा जी, वणक्कम। नमस्ते जी। सर वणक्कम सर। वणक्कम। हाँ बताइए मुझे। ये मरियप्पन हैज अचीव्ड टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ योर सेक्रीफाइस। आपके त्याग और बलिदान के कारण आज मरियप्पन आज टोक्यो की तरफ जा रहा है और देश की सारी आशाएं उसके तरफ है। आप याद करती हो जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसने अपने पैर खोया, लेकिन फिर भी आपने उसको इस प्रकार से हिम्मत दी, तो देश के लोगों को आप क्या कहोगी? சார் நல்லதா பண்ணுவாங்க சார். கோல்டு மெடல் சார், கஷ்டப்பட்டு சார் கோல்டு மெடல் அடிச்சு சார் இந்திய அளவுக்கு போயிருவாங்க சார். இன்னும் கோல்டு மெடல் அடிக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிட்டு இருக்கிறேங்க சார். सर इन्होंने कह रहा है कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा, इनके लिए मदद करेगा सर। आप तो एक माँ के नाते हमेशा चिंता करती होगी कि बेटा ये खाओ, वो खाओ, ये खाना चाहिए, तुमको खेलना है। तो आप बता सकती हो कि मरियप्पन को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? சார் நாட்டுக்கோழி சார் சாப்பாடு கொடுப்போங்க சார், सूप கொடுப்போம் சார்। देखिए मैं देख रहा हूँ जब आप वर्णन कर रही हो तो मरियप्पन के मुंह में पानी छूट गया है। हाँ, कौन भाई ट्रांसलेट कर रहे थे, बताइए। सर इन्होंने कह रहा कि देसी मुर्गी अच्छा लगेगा, उनका सूप भी पसंद करके पिएगा सर। अच्छा, आपके भाई कुमार भी मेरे सामने है। वणक्कम सर। हाँ वणक्कम कुमार, तो तुम भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? சார் எங்க அண்ணன் வந்து எங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா கிடைச்சிருக்காரு சார். அவரால் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பெருமை சார். நம்ம தமிழ்நாடு அளவு, சேலம் அளவு, பெரியவடம்பட்டி அளவு ரொம்ப பெருமை சேர்த்திருக்காரு சார் எங்க அண்ணன். இந்தியா அளவுக்கு எல்லாம் பெருமை சேர்த்திருக்காரு சார் அவர்। सर इन्होंने कह रहा है कि ये भैया ने दोस्त जैसा मदद करेगा इनको, यानी ये जिला के लिए और हमारा इंडिया के लिए गोल्ड लेके आएगा, बता रहा सर। अच्छा, गोपी भी है। गोपी वणक्कम। वणक्कम सर। हाँ गोपी, बताइए तुम्हें मन नहीं करता है टोक्यो चले जाए साथ में? सर यस सर। हाँ बता रहा सर। सर यस सर। आवाज नहीं आ रही है गोपी। सर इन्होंने कह रहा है जाने के लिए मन है, बोल रहे सर। हाँ देखिए, आप भी ये मरियप्पन से कुछ सीखिए, नई नई खेल सीखिए, आप भी दुनिया में पहुंच जाओगे। और सरोजा माँ है तो सरोजा अम्मा जरूर आप दोनों भाइयों को बहुत आगे बढ़ाएगी। मरियप्पन जी, आप, आपका परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मुझे बताया गया कि आप पर एक बायोपिक भी बन रही है। मुंबई की फिल्मी दुनिया के लोगों का बड़ा मन, और तमिलनाडु में भी सबका मन आपकी तरफ ध्यान केंद्रित हुआ है। आपने अपनी मेहनत से कहां तक की यात्रा पूरी की है। आप अपनी हिम्मत और मेहनत को जारी रखिए। आप पूरे देश का आप पर भरोसा है। जमकर खेलिए और पूरी ताकत लगा लीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसे हर बार मैं आप लोगों को मिलता हूं, इस बार भी जब आप विजयी होकर के आएंगे, मैं जरूर आप लोगों के साथ बैठूंगा और आपके अनुभव जानने की कोशिश करूंगा। आइए हम सोमन राणा से मिलते हैं। सोमन जी, पहले तो अपने बारे में बताइए। सोमन जी, आवाज नहीं आ रही है। सोमन जी, आवाज नहीं आ रही है। पलक कोहली से बात करेंगे।
हाँ पलक जी। नमस्ते सर। पलक जी नमस्ते। नमस्ते सर। पलक जी आप अपने बारे में बताइए और आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई ये भी बताइए, क्योंकि देश के लोगों को ये जानकारियां बहुत कम है। सर मैं जब छोटी थी सर, तभी से मेरा हैंड बाय बर्थ फुली डेवलप नहीं हुआ था सर। सर 2016 की बात है, मैं बस एक मॉल से निकल रही थी सर। रास्ते में मुझे एक आदमी मिले, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाथ पे क्या हुआ है, तो मैंने बताया बाय बर्थ है। तो वो गौरव खन्ना सर थे जो हमारे हेड नेशनल कोच है इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होता है, ऐसे पैरा बैडमिंटन भी है उसमें, और आप बहुत यंग हो और आपको खेलना चाहिए। उस टाइम पे सर हम जानते नहीं थे स्पोर्ट के बारे में, तो फिर जस्ट नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कहाँ एक तरफ सोसाइटी सर हमेशा यही बोलती है कि आप कर नहीं सकते स्पोर्ट्स, आपको लग जाएगी करके, एंड लड़की हो इसीलिए आपको करना नहीं चाहिए, एंड वहीं पे एक इंसान जो बोल रहे हैं कि आप यही इसी के लिए बने हो, तो ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था सर। फिर उसके बाद सर टॉपिक ऐसे ही शांत हो गया था 7-8 मंथ्स के लिए। फिर स्कूल में स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन था, वहां पे मैं स्पोर्ट्स के लिए ट्रायल्स के लिए गई, तो मेरे को टीचर ने साइड पे कर दिया और बोला कि बेटा ऐसे हैंडीकैप कोटाज वगैरह होते हैं लोग विद डिसेबिलिटी के लिए, तो आप उसमें आप पढ़ाई पे ध्यान दो और फिर अच्छा जॉब वगैरह मिलेगा तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकोगे। सो इस पीरियड पे सर ऐसा लगा कि अब खुद को प्रूव करना जरूरी हो गया है सर। अगर मैं प्रूव नहीं करूंगी, अगर मैं ट्राई नहीं करूंगी, तो देश की बाकी लड़कियों को भी कुछ रास्ता नहीं मिलेगा कि वो भी कर सकते हैं। तो फिर मैं घर जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा आप कांटेक्ट ढूंढिए, मेरे को खेलना है, मेरे को ट्राई करना है पैरा बैडमिंटन। तो मेरे पापा को बोला, वो लोग भी बहुत सरप्राइज थे कि अचानक कैसे बोल रही है। तो फिर पापा ने कांटेक्ट ढूंढा और फिर वेरी नेक्स्ट वीकेंड फिर पापा की सर से बात हुई, हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट ढूंढा, एंड फिर मैं लखनऊ आ गई और सर तभी से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, रैकेट पकड़ना सीखा, फिर धीरे धीरे टारगेट्स बनते रहे। फिर 2019 में मैंने पहला नेशनल्स खेला अपना, जहाँ पे सर ने मुझे एक टारगेट दिया था कि तुम्हें नेशनल चैंपियन जूनियर ही नहीं बल्कि सीनियर का भी बनना है। तो धीरे धीरे वो सारे टारगेट सर अटेन करती गई, और फिर ओलंपिक्स तो सर हर एथलीट का ड्रीम होता है, तो बस उसी को क्वालिफाई करना था। तो फिर उस टाइम पे टारगेट्स थोड़े से ब्लर दिखता था, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में कोई रैंक ही नहीं था स्टार्टिंग जब हुआ था पैरालंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट्स का। बट सफर तो यही था कि ओलंपिक्स खेलना है और देश का नाम रोशन करना है, पर इतनी जल्दी सर ये सफर तय कर देंगे ये नहीं पता था। और फिर ट्रेनिंग चलती रही। मैं आपके परिवार को देख रहा हूँ, उनके चेहरे पर जो संतोष है, नमस्कार सर। प्रणाम मेरा। प्रणाम साहब जी, जय हिंद। बहुत गर्व से देख रहा हूं उन सबको। पलक जी आपने कोविड के दौरान भी ट्रेनिंग रोकी नहीं, माँ बाप को भी चिंता रहती होगी कि ये कोरोना के कालखंड में भी अपना काम छोड़ नहीं रही है, घर से दूर, और वो भी लखनऊ में ट्रेनिंग करती रही। आप देश के सामने को आपने ज्यादा महत्व दिया। इतनी कम आयु में इतनी प्रेरणा कैसे मिली? आपने कैसे खुद को तैयार किया? और आज भी मैं देख रहा हूं तो एकदम फ्री हो, खुशहाल हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। जी सर, जब लॉकडाउन हुआ था तो सर थोड़ा सा डर था कि घर जाने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी सर मैं घर वैसे ही बहुत कम जाती हूँ, तो घर से भी बहुत आता है कि तुम अभी तक न्यू ईयर पे आई थी लास्ट, दिवाली पे आई थी लास्ट, अभी आती नहीं हो। तो सर उस टाइम पे कोविड सिचुएशन ही ऐसा था। बट सर एक साइड पे ये भी पता था यहाँ रहूंगी तो सर कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएंगे ही हमारी ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग रुकेगी नहीं। तो गौरव सर ने हमारा ऑल्टरनेटिव बनाया था, हम लोग आउटडोर कोर्ट्स में खेलते थे। बैडमिंटन एक इंडोर स्पोर्ट है, फिर भी हम लोग आउटडोर, कभी तेज धूप होती थी, बारिश होती थी, कोर्ट्स भी गीले होते थे, तो हम लोगों ने हर परिस्थितियों में खेला सर। और पापा और पेरेंट्स को भी पता था कि सर वहां पे है तो हमें कोई चिंता ही नहीं है।
सो एक ये बहुत बड़ी चीज थी कि ऐसे गुरु और ऐसा सपोर्ट मेरे साथ था जिसने मेरे को ट्रेनिंग करने से भी एकदम फोकस रहने को भी कहा। और दूसरी तरफ सर एक फैमिली जैसा माहौल यहाँ पे हम सब पैरा एथलीट्स में है। हम लोग सब यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे भारत की फर्स्ट प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन एकेडमी भी है, गौरव खन्ना एक्सीलिया बैडमिंटन एकेडमी सर, जहाँ पे हम लोग सब एथलीट्स इतने एकदम फैमिली जैसे खेल रहे हैं। हम लोग प्रमोद भैया, मनोज भैया, हम सब लोग, तो फील ही नहीं होता कि घर से दूर हैं। और सर देश ही तो सब कुछ है सर, उसके लिए अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। कहाँ लोग मुझे एक तरफ बोलते थे कि मेरी डिसेबिलिटी के कारण मैं कुछ कर नहीं सकती, आज वही डिसेबिलिटी मेरी एक सुपर एबिलिटी बन गई है, जिससे मेरे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपने देश को इतने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे सर रिप्रेजेंट करने की। तो सर डेफिनेटली अपना बेस्ट तो देना ही है और सर। इसीलिए तो मैं दिव्यांग शब्द प्रयोग करता हूँ, इसके पीछे मेरा यही भाव है। अच्छा पलक, मुझे बताया गया कि आपको हाल में एक बीमारी की वजह से बैडमिंटन से कुछ महीने दूर रहना पड़ा, फिर आपने शानदार वापसी की। उस समय आप खुद को कैसे समझा रही थी, कैसे अपने आप को संभाल लिया आपने? सर हमारे टूर्नामेंट्स चल रहे थे क्वालिफिकेशन के लिए, BWF रैंकिंग इवेंट्स चल रहे थे पैरालंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए। उसी के बीच में सर मेरे को मेरी लेग में काफ में बोन मैरो एडिमा हो गया था, जिसके कारण मेरे को 3-4 मंथ्स का बेड रेस्ट भी बोला गया था सर। तो वो पीरियड ऐसा था कि सर पता नहीं था कि क्या करना है, बट ऑन दी सेम हैंड सर ने स्पेसिफिक प्लान करा कि हम लोग ऐसे ऐसे इवेंट्स खेलेंगे। 2-3 इवेंट्स भी सर ने ड्रॉप करवाए मेरे, ताकि हम लोग रिकवर भी कर सकें। और साथ में बेसिक जैसे कि सर ने मेरे स्किल्स पे वर्क करा, क्योंकि ज्यादा सर चलना और भागना मना था, तो स्पेसिफिक स्ट्रोक्स और ताकि मैं नए ड्रिल्स सीखूं। और फिर सर जब मैंने वापसी करी कोर्ट पर, तो उन्हीं जो स्किल्स और आर्टिस्टिक स्ट्रोक्स सर ने मुझे सिखाए थे, तो उसकी हेल्प से सर मैं जल्दी वापसी कर पाई सर। पलक, आपकी उम्र बहुत छोटी सी है और आपके संकल्प बहुत बड़े हैं। देश के लोगों को भी आपकी इस हिम्मत, आपके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, ये अपने आप में बड़ा गौरवपूर्ण है। आप परिणाम का दबाव लिए बिना रिजल्ट जो आए सो आए, 100% अपना बेस्ट दीजिए और मुझे विश्वास है कि आप जरूर सफल होगी। और मैं आपके माँ बाप का मैं चेहरा देख रहा हूं, उनके मन आंखों में, चेहरे में जो एक विश्वास दिख रहा है, वो तुम्हें जरूर विजय दिलाएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए पारुल जी से बात करते हैं। पारुल जी नमस्ते, केम छो? મજામાં છું સર। તબિયત પાણી કેમ છે? અત્યારે તો બહુ સરસ છે। સરસ। હવે તમે તો ખેલાડી છો એટલે કઈ પ્રોબ્લેમ જ નહીં થાય। हाँ सर। अच्छा पारुल जी, आप करीब 2 दशक तक पैरा बैडमिंटन में विश्व की पहली वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रही है। आज आप करीब करीब अब 2 साल के बाद 50 तक पहुंच जाएगी उम्र आपकी। इस उम्र में भी आप देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। आपने अपनी फिटनेस के लिए कितनी मेहनत की, मैं बहुत सालों से आपको देख रहा हूं। मैं जब गांधीनगर में था, शायद साल में 4-6 बार आपसे मिलना होता था, तो मुझे मालूम है कि आप कितने परफेक्शन के साथ मेहनत करने वालों में से हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि देश जरा जाने आपके विषय में। सर फिटनेस का तो मेरे पापा खेलते थे, तो मेरा कंटिन्यू रहा उनके साथ सहयोग, तो एक साथ रहा कि सुबह शाम खेलना है। बचपन से लेके एक आदत, जैसे हमारे अच्छी आदतें डालते हैं, उसी तरह पापा ने डाली थी। भाई बहन खेलते थे, उनके साथ शुरुआत हुआ था। और एक लक्ष्य ऐसा था कि अच्छा और हेल्दी रहना है, जीतना है सबको, ऐसा मोटिव स्टार्टिंग में नहीं था। बस मैं हेल्दी रहूं, अच्छी रहूं। मम्मी हमेशा वही बोलती थी, अच्छे खाओ और मेहनत करो, कसरत करो, ऐसा कुछ करो कि जैसे आपका शरीर अच्छा रहे, किसी पे आपको डिपेंड नहीं करना पड़े। तो मैं तो उसी कारण बैडमिंटन स्टार्ट हुआ था मेरा। और उसके बाद खेलती गई तो जीत भी आती गई, और जीतने से और आशाएं बढ़ने लगी और इच्छाएं बढ़ने लगी। तो कुदरती मौका भी मुझे मिला,
मैं एबल बॉडी में खेली, उसमें मुझे फिर स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिली। तो 2002 में फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि पैरा बैडमिंटन भी खेला जाता है। एथलेटिक्स होता था पर मुझे एथलेटिक्स से ज्यादा बैडमिंटन में था। मैं कभी कभी एथलेटिक टूर्नामेंट में चली जाती थी, खेल लेती थी नेशनल तक, आगे इंटरनेशनल भी गई, लेकिन ज्यादा उसमें नहीं इंटरेस्ट था। तो मैं बैडमिंटन में ही फोकस करना चाहती थी। तो मुझे मौका भी मिला कुदरत, जब उस टाइम पे मौका मिला कि जनरली सभी बैडमिंटन प्लेयर्स छोड़ देते हैं खेलना, टूर्नामेंट्स खेलना, और मेरा स्टार्टिंग हुआ और उसमें भी मेरे 3 गोल्ड मेडल आए। मेरे पिताजी मेरे साथ थे, उन्होंने सबको देखा कैसे लोग, कैसे प्लेयर्स होते हैं। इंडिया में ही टूर्नामेंट हुई थी, तो बताया कि तुम खेल सकती हो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हो, कंटिन्यू रखो, तुम्हें अर्जुन अवार्ड जरूर मिलेगा। क्योंकि 2002 में मेरे ही पार्टनर थे टिक्काराम रमेश सर, उनको फर्स्ट टाइम अर्जुन अवार्ड मिला। तो मेरा एक लक्ष्य बन गया कि मैं भी कर सकती हूँ, अगर उनको मिल सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो लक्ष्य को पाने के लिए कंटिन्यूस टूर्नामेंट के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए, घर में परिवार को भी बहुत सहन करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं था। और अभी जो प्लेयर्स है उनको बहुत कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट भी देख रहे हो, अभी मेरा नाम भी टॉप से में आ गया। तो मैं अभी और भी टूर्नामेंट्स, जैसे अभी तो मैं फर्स्ट टाइम ओलंपिक पार्टिसिपेट करूंगी, जो मेरा लक्ष्य था कि मैं ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल लाऊं, सिंगल, डबल और मिक्स, जो मेरी तीनों इवेंट है, जो 2002 में मैंने जीता है ऑलरेडी। मैंने 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, सारी टूर्नामेंट्स में मेडल्स लाए। अभी एक ओलंपिक बाकी है मेरा, और मेरे पिताजी ने बोला कि मैं जीत सकती हूँ ओलंपिक, तो मेरा वो लक्ष्य बन चुका है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं उस लक्ष्य को पूरा करूं, और जब तक पूरा न करूं तब तक थमूं नहीं। अरुण, मैंने हमेशा आपके भीतर की जो ये जिद है ना, वो ने देखा है, और मैं तो जानता हूँ आपके पिताजी भी एक बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं, और आपके जीवन में, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिला हूँ मैंने देखा है कि आपकी यात्रा में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो स्वयं खिलाड़ी थे। आपको इन दिनों इतने बड़े लक्ष्य की ओर जा रही हो और संकल्प लेकर के निकल रही हो, तब क्या लगता है? पिताजी के कौन से संदेश फिर से आपको याद आ रहे हैं? सर, मेरे स्टार्टिंग 2017 में जब मुझे पता चला कि मुझे ओलंपिक 2019 में सारी 13 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतनी होगी, खेलना होगा, उसमें मैक्सिमम पॉइंट बनाने होंगे, तभी मैं ओलंपिक में क्वालिफाई हो सकती हूँ। तो मैंने बड़ा फैसला घर में पूछ के लिया कि मैं पोस्ट डिपार्टमेंट की जॉब छोड़ूंगी, क्योंकि पूरा साथ नहीं दे सकती हूँ। पापा ने, सभी लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज किया, कोई बात नहीं, जो भी होगा तुम अपने लक्ष्य के लिए कर सकती हो। और उसके बाद हर पल जब भी मैं अपने आप को सोचती थी कि मैं अब नहीं कर सकती, तो मैं मेरे पिताजी से पूछती थी कि क्या मैं कर सकती हूँ, ये चीज मेरे में है कि मैं उसको पा सकूं। हर पल जब हारने की पोजीशन पे आती थी, मैं उनको याद करती थी और मुझे अंदर से इतनी ताकत मिलती थी और दिशा भी मिल जाती थी कि मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए। मुझे क्या कहा था कि ऐसा कुछ था, तब ऐसा किया था, तो मुझे ये करना चाहिए, वो मुझे ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिलती है। तो आज की तारीख में भी मैं जब निराश हो जाती हूँ, घर से, लोगों से, भाई बहन से बात करती हूँ, वही बातें मुझे फिर रिपीट होती है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ। आज इतना एज है तो सब बोलते हैं कि तुम्हारा इतना है, आप नहीं कर सकती या कर सकती, सभी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लोगों से मिलते हैं। लेकिन जब मैं घर से बात करती हूँ तो मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य ये है जो पिता ने बोला है और वो तुम्हें पूरा ही करना है। सो मुझे फिर से अपनी प्रेरणा याद आ जाती है। पारुल, टोक्यो में आपकी पार्टनर पलक है। पलक आपसे काफी छोटी है, आप उससे कैसे तालमेल बढ़ाती है? क्योंकि आपको भी बहुत एनर्जी लगती है और पलक के पास एनर्जी बहुत है, तो ये जोड़ी कैसे हिट होती है? सर, ये जोड़ी तो हिट होगी ही सर, क्योंकि वो बहुत मेहनतू भी है और एक नया जो जोश है उसके अंदर, वो मुझे एक SU5 में है सर वो, तो उसकी मतलब स्पीड भी है, छोटी भी है, स्पीड भी है और जीतने की लगन है उसके अंदर। सो वो मुझे काम आएगी। और मेरे पास जो अनुभव है वो हम लोग मिलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और जैसे कंप्यूटर और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे साथ रहकर, सर के साथ रहते हैं, हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं
हर बार वो प्लेयर आते हैं हमारे सामने खेलने के लिए, इसलिए हमको पता है उनकी गेम क्या है और हमारा वीक पॉइंट्स क्या है। वो हम हर बार देखते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी जोड़ी हिट रहेगी क्योंकि हमारे पास अनुभव और शक्ति दोनों है। पारुल, आपकी गीता बहन भी सामने है मेरे। गीता बहन नमस्ते। केम छो गीता बहन? एकदम मजाમાં, तबियत पानी सारा? एकदम सारा। अच्छा गीता बहन, बताइए कि आज जब आप अपनी बहन की सफलता देखती हैं तो आपको अपने पुराने दिनों की कौन सी याद आती है? सभी कॉलेज की टाइम की याद आती है कि हम भी ऐसे है तो ऐसे खेल सकते थे, मगर हमारा तो टाइम पूरा हो गया। आप तो पूरा परिवार खेलने वालों में से हो। हाँ, मगर मैंने शादी कर ली ना। महेश कहाँ है? महेश महेश घर पे है। अच्छा, घर में काम पे है। हाँ, चलिए महेश को भी मेरी याद दे देना। पहले तो पारुल के साथ सब लोग आते थे मिलने के लिए, तो अब तो मैं भी काफी दूर हो गया यहाँ, लेकिन मेरी आपको परिवार के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और महेश को तो मुझे रक्षाबंधन में इस बार पारुल को तोहफा नहीं देना है, पारुल महेश को तोहफा देगी ऐसा लग रहा है। भैया आरएसएस में थे तब आपसे बहुत बात आपकी करता था और आपके साथ बहुत रहा है आपके साथ। मुझे याद है पूरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, सब मेरे अपने ही परिवार वालों से मुझे मिलने का मौका मिला। आइए हम प्राची यादव से बात करते हैं। प्राची नमस्ते। नमस्ते सर। प्राची जी, मुझे बताया गया कि पहले आप स्विमिंग करती थी, बाद में कोच की सलाह पर आपने अपना खेल बदला। क्या आपको लगता है कि कोच की सलाह ने आपकी जिंदगी भी बदल दी है? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीके डबास सर जी ने मुझे ये गेम स्विच करने को बोला था। उन्होंने बोला कि प्राची, तुम स्विमिंग से ज्यादा तुम्हारे हाथ काफी लंबे, तो तुम पैडलिंग में ट्राई करो। तो सर देखने आई थी मैं भोपाल इस गेम को, और इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब पानी से जुड़ा हुआ गेम था तो एडवेंचरिंग लगा। मैंने कहा इसको जरूर ट्राई करूंगी मैं, तो इसलिए मैंने ये गेम चुना है। अच्छा प्राची जी, आपने अपने छोटे से जीवन में काफी संघर्ष देखे हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए क्या करती हैं? क्योंकि इतने संघर्षों के बाद अगर अंतर मन में पॉजिटिविटी नहीं है तो जीवन को कोई जी नहीं सकता है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। काफी कुछ संघर्ष देखे हैं मैंने, क्योंकि सर बचपन से ही दिव्यांग थी तो चलना नहीं हो पाता था, और छोटी उम्र में ही सर मेरी माँ भी गुजर गई थी, तो स्ट्रगल काफी देखा मैंने। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत संभाल के रखा और उन्होंने हमेशा पुश किया कि तेरे को जो चाहिए तू मैं करूंगा, बस तू निराश मत होना, तेरे को सब करके दूंगा, तू बस आगे बढ़ती जा। प्राची जी, आपके परिवारजनों को मैं विशेष प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनके ही त्याग और बलिदान के कारण आज आप इतना कर पाई हो। प्राची जी, आप पैरा कैनोइंग में ओलंपिक्स के स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। आपको रोल मॉडल की भूमिका में क्या अनुभव होता है? सर बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसी पहली भारतीय महिला बनी हूँ जिसने इस गेम में क्वालिफाई किया, और मैं औरों को भी प्रेरित करूंगी कि वो मतलब घर में छुप के ना बैठे, और अगर उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो जैसे मेरे परिवार ने सपोर्ट किया है, उनके परिवार वाले भी लड़कियों को इसी तरह सपोर्ट करें, और जैसे मैंने करके दिखाया है वो भी करके दिखाएं। प्राची जी, आपने कड़ी तपस्या के बाद ये स्थान प्राप्त किया है। मैं आपके पिता को भी फिर एक बार प्रणाम करता हूं। आज पूरी लगन से पैरालंपिक्स में हिस्सा लेगी, इसका मुझे विश्वास है। आपकी टोक्यो में सफलता के लिए 130 करोड़ देशवासी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए हम सकीना खातून जी से बात करें। सकीना जी, ভালো আছি? हाँ सर, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? सकीना जी, कोरा फोरा कहां पर पड़ा है, और कोरा फोरा से लेकर टोक्यो तक की अपनी यात्रा के अनुभव जरूर देश सुनना चाहता है।
कोरापड़ा बंगाल से थे, मैं कर्नाटक से 11 साल से खेल रही है सर। प्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन सकेना जी, आपने पावर लिफ्टिंग को ही क्यों चुना? पावर लिफ्टिंग चुना कि क्यों, स्विमिंग में था नेशनल चैंपियन वेस्ट ऑफ में। तो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो उस टाइम में कैंप में था। कैंप में रखने के बाद लास्ट में मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं छोड़ दिया। तो स्विमिंग छोड़ के कोई साथियों में मेरे को थे, तो तुम पावर लिफ्टिंग कर सकता। तो फरमान सर के साथ मिला कांतिराबाई स्टेडियम में। तो फरमान सर बोला मैं तो अभी कॉमनवेल्थ गेम का पीजी में है, तो मेरा को 1 साल बाद कॉल करो। तो मैं 1 साल पीछे पड़ गया था। उसको बाद फिर सर को छोड़ा ही नहीं। उसको बाद सर के पास आया, तो जो नेशनल में जो स्विमिंग का जो क्या बोलना, स्विमिंग का कोई कॉलिंग था, वो बोला तुम क्या टीम के लिए सिलेक्शन हो पाओगी क्या? तो मैं को जो थाम लिया, जे मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो उस टाइम से मैं इंटरनेशनल बहुत सारे मेडल भी लिया और हिस्ट्री भी करेक्ट कर। सकेना जी, आप छोटे शहर से आती है, ऐसे में आप शहरों में स्पोर्ट्स को कैरियर बनाने के लिए मेहनत कर रही छोटी छोटी जो बेटियां हैं, क्योंकि आपने बड़ी कठिनाइयों से और बिल्कुल सामान्य स्थिति से सब कुछ पाया है, ऐसे बेटे बेटियां जो आजकल हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों में एक मिजाज बदला है, आदिवासी अंचल में लोगों का मिजाज बदला है, ऐसी बेटियों को आप क्या संदेश दोगे? सर मैं तो बहुत गरीब फैमिली से भी है। मेरा माता पिता फार्मर है और मैं छोटा गांव से होके आके मैं इतना कुछ कर सकता। मुस्लिम परिवार का भी है और मुस्लिम परिवार से भी है और पैरा एथलेटिक्स भी है। तो इसमें तो मैं बोलूंगी कि गांव को बेटियां में बाहर अंदर से बाहर आना चाहिए और किसी न किसी को अंदर कुछ टैलेंट छुपा रहता तो बाहर आए और मेहनत करे, कुछ न कुछ बन के मेरा जैसे बनेगी। शाबाश सकेना जी, आपने अपने सपनों का पीछा किया और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया आपने। आप एक जीवंत उदाहरण हैं कि अगर सपनों को पूरा करने के लिए समर्पण दिखाया और उसके पीछे लग गए तो सपने सच हो सकते हैं। और मेरा मानना है टोक्यो में जाकर आप देश के सपने को जरूर पूरा करेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सबने मिलकर के आपको आगे आने के लिए पूरी सहायता की है। मैं आपके परिवारजनों को देख रहा हूं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए सिंहराज जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सिंहराज जी नमस्ते। जय हिंद सर। जय हिंद। सिंहराज जी, शूटिंग में आपने बहुत लेट एंट्री की आप इस देरी की भरपाई कैसे करते हैं? सर जब जगह जब ही सवेरा, मैंने आपसे सीखा है। अच्छा बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये बात करते हुए, और सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि आपने हमारे जो असली हीरो, हमारी जो फैमिली, आपने उनको जो सम्मान दिया वो बहुत सराहनीय है सर। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे पैरा एथलीट्स। अच्छा ये बताइए कि आपको अपनी इस पूरी यात्रा में सरकार का कोई साथ मिला कि सब खुद को ही करना पड़ा? बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है, शुरू में हमने शुरू करा गेम ही तो बहुत महंगा गेम है शूटिंग, और खासकर मेरा जो .22 50 मीटर पिस्टल है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है और किसान फैमिली के लिए ये पूरा करना आसान नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जब शूटिंग में डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग रेंज में, हमारे यहाँ नई दिल्ली में शूटिंग रेंज है, तो घर से 25 किलोमीटर कंटिन्यू आना और उसका यात्रा का खर्च, और फिर जब मैंने शूटिंग में नेशनल लिया था, पहला नेशनल मेडल लिया था, और टीम इंडिया में जब मैं सिलेक्शन हुआ था तो मैंने जब भी डिसीजन ले लिया था कि मेडल मुझे नेशनल का नहीं ओलंपिक का लेना है।
तो उसी समय मैंने डिसीजन ले लिया। तो अपने कोच जो थे उस समय, मेरे प्राइमरी जो कोच थे ओम प्रकाश चौधरी जी, तो मैंने उनके सामने कहा, मैंने कि सर मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट राइफल पिस्टल चाहिए और सबसे बेस्ट एम्यूनिशन चाहिए। लोग ट्रेनिंग में वो आप यूज करोगे, वो तो बहुत महंगा, 30 रुपए पर शॉट मिलेगा। मैंने कि सर जो भी कॉस्ट होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं आज से ही अपनी ओलंपिक की ट्रेनिंग करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, तो ट्रेनिंग में अगर 10-12 रुपए का शॉट आता है एलडी का, वो इस्तेमाल कर ले, ज्यादा अच्छा है। लोग मैंने की नहीं, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो उन्होंने कहा नहीं आपने डिसीजन लिया, ठीक लिया, आप कीजिए तैयारी, हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे आपको। तो नेशनल के बाद जब इंडियन टीम में मैं आया, तो मैंने उसी एम्यूनिशन से पर डे 7 से 8 हजार रुपए के करीब खर्चा आता था। तो मेरे इसमें कोच ने भी मेरी काफी सहायता करी, मेरी फैमिली ने भी सहायता करी। कई बार ऐसा मौका आया कि हमारे पास कैश नहीं था एडमिशन के लेने के लिए, तो मेरी बाइक ने अपने जो गहने, घरेलू जो गहने होते हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने उनको मुथूट फाइनेंस में घर के तुरंत पैसे लिया और ट्रेनिंग कंटिन्यू शुरू करी। लेकिन जैसे ही मैंने एशियन गेम में मेडल जीता और आपसे 10,000 लिए, तो सबसे पहले सर मैंने शूटिंग रेंज बनाई अपनी 10 मीटर की, और फिर मैं सेकंड इवेंट में भी फिर मैंने मेडल लेना शुरू कर दिया। फिर हरियाणा सरकार से मुझे जो पैसा मिला, तो अभी लॉकडाउन के उपरांत सभी स्टेडियम रेंज बंद होगी, तो मैं चिंता में रहने लगा, ज्यादा दुखी रहने लगा कि मेरी ट्रेनिंग बंद हो जाएगी। मैंने पता करा कि जो हमारे अदर कंट्री के जो प्लेयर है, जो हमारे फ्रेंड है इस समय, तो मैं उनसे पूछता था, डिस्कस करता, वो कहते हमारी सिंगराज जी कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी है। मैंने कहा यार आपको मैं कैसे हराऊंगा, मैं घर बैठा हूँ, आप कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हो, ऑलरेडी आप चैंपियन है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे यार कुछ ऐसा करना है कि हम अच्छी ट्रेनिंग कर सके। तो मम्मा भी वहीं बैठी थी, पापा भी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा आप जो चाहते हैं वो कीजिए, आप सिर्फ चिंता में मत रहिए, नहीं आपका गेम प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसी जो शूटिंग है, वो आप अगर 2-3 दिन भी छोड़ देते हैं तो उसका हम पे नेगेटिव असर ज्यादा आता है। तो फिर फैमिली ने सपोर्ट करा, तो हमने घर पे नई शूटिंग रेंज बनाई। हरियाणा सरकार से बहुत अच्छा मुझे इनाम मिला हुआ था पैसा। तो फैमिली ने जब परमिशन दे दी, तो मैंने खर्च करने में 1% भी कंजूसी नहीं करी, और मैंने अपनी पूरा जो पैसा मिला था मुझे लाखों रुपए में, और वो मैं एहसानमंद हूं हरियाणा गवर्नमेंट का, उन्होंने समय पे मुझे दिया। और जैसे ही लॉकडाउन खुला जून में पिछले साल, मैंने एक अच्छी टीम वर्कर्स की ढूंढी, और 5 महीने की मेहनत की बदौलत हम पूरे फैमिली ने मिलकर एक 50 मीटर की शूटिंग रेंज बनाई, 10 मीटर और 50 मीटर की नई इंटरनेशनल लेवल की। अब उसके बाद समस्या आ गई कि जो 50 मीटर की सर जो रेंज है, उसको हम आसानी से नहीं बना सकते, उसके लिए हमें एनआरआई से परमिशन लेना था। तो एनआरआई को मैंने अपना प्रोजेक्ट बताया, टॉप्स को प्रोजेक्ट बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। हमारे जो डीजी साहब है संदीप प्रधान जी, उनका मुझे बहुत कोऑपरेट हुआ सर। उन्होंने जैसे ही मैंने बताया, बड़ा खुश हुए वो कि सिंगराज जी आपने इतना अच्छा कदम उठाया है। तो प्रधान जी से मैंने कहा सर मैंने रेंज तो बना ली, एनआरआई ने, भाटिया साहब ने मुझे परमिशन भी दे दी, लेकिन एम्यूनिशन नहीं है मेरे पास अब। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके लिए घर पे उपलब्ध करा देता हूँ एम्यूनिशन। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर जैसे ही दिया, तो मुझे इस हफ्ते के अंदर ही एम्यूनिशन मिल गया। उसकी बदौलत सर ये हुआ कि जस्ट नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट था यूएई में, अलीन वर्ल्ड कप के नाम से, तो हम वहाँ गोल्ड लेने में कामयाब हुए सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों की सरकार की बदौलत ही सर ऐसा रहा, और अच्छे अफसरों ने हमें अच्छा मौका दिया। सिराज जी मैं देख रहा हूँ आपकी सारी बातें देश के लोगों को तो प्रेरणा देगी, लेकिन मैं आपके परिवार को सामने देख रहा हूँ, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। आपके परिवार के सभी लोग मेरे सामने हैं, और आपकी बातों से उनको भी गर्व हो रहा है, और उन्होंने कितना बड़ा, और आपकी श्रीमती जी ने किस प्रकार से आपको मोटिवेट किया, आपके साथ खड़ी रही वो, मैं अपने आप में आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको परिवार के इतने आशीर्वाद मिले हैं। सिराज जी आप इस बात का उदाहरण है कि यदि समर्पण और परिश्रम हो तो कोई भी काम शुरू करने के लिए उम्र बाधा नहीं होती है। उम्र ने कभी आपको रोका नहीं, और आपने अपने 4-5 साल के पैरा शूटिंग कैरियर में जो सफलताएं अर्जित की हैं, उस पर पूरा देश गौरव करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप टोक्यो में जिस संकल्प को लेकर के आपने शुरू किया था, ले सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है आप कर लेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके माता पिता को मेरे प्रणाम है, आपके परिवारजनों को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया। आइए सोमन राणा जी से बात करते हैं। सोमन जी नमस्ते।
सुमन जी जरा अपने बारे में बताइए। सुमन जी आवाज नहीं आ रही है। शायद वहीं पर वो म्यूट में होगा आपका बटन। आर्मी पैरालंपिक स्पोर्ट नोट पुणे में सर। हाँ सुमन जी सुनाई दे रहा है अब तो। आर्मी पैरालंपिक स्पोर्ट नोट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर, बॉम्बे इंजीनियरिंग सेंटर। सुमन जी आप सेना की बॉक्सिंग टीम के सदस्य थे सर, और आपके साथ जो दुर्घटना हुई, आप देश की सेवा में लगे हुए थे और लैंडमाइन के कारण आपका पैर गया। एक बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप पक्के फौजी निकले। जब आपने अपना खेल बदला, यानी आप बॉक्सिंग से आपको पैर नहीं था तो आपने अपना खेल बदला, तब आपके मन में क्या चल रहा था? निराशा नहीं आई, हताश नहीं हुए, भीतर का जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो और उजागर हुआ? ये बड़े बड़े इंस्पायरिंग बातें हैं आपकी, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। फौज में यही सिखाया जाता है, मतलब हार नहीं मानना है। इसी की बदौलत मैं पहले बॉक्सिंग में था, उसके बाद में कैजुअल्टी हुआ। 10 साल गेम मेरे को पता नहीं था, बाद में ये गेम होता है पता चल गया। उसके बाद में मैं 2017 में आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे में आ गया। उसके बाद में ये गेम स्टार्ट किया सर। अभी पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? सुमन जी मुझे फौज के और लोगों से किसी ने बताया कि आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। इतना बड़ा संकट आया, फौज में रहते हो जहां गर्माहट बहुत स्वभाव में रहती है, आप इतने शांत कैसे हैं? आप अपने मन को कितना संतुलित कैसे कर पाते हैं? मैं आर्मी ट्रेनिंग में हम लोग को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग पूरा करना है, शांत स्वभाव से करना है, मेल मिलाप से करना है, ये सिखा जाता है। उसकी बदौलत मैं मतलब जो ट्रेनिंग का सिखाया था, किसी से गुस्सा नहीं करना है, सभी के मिलजुल के जाना है। इसी बदौलत मैं अपना आप को मतलब कंट्रोल करता हूँ जितना हो सके। चलिए सुमन जी, आप इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब जीवन में एक संकट आता है तो दूसरे दरवाजा खुल भी जाता है। आप अपने परिश्रम से हर बार विजेता बने हैं। आपका व्यक्तित्व इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय सेना का असर किसी भी व्यक्ति के जीवन पर क्या होता है। और मैं देख रहा हूं कि आप हर क्रेडिट सेना को दे रहे हैं। आप फाइटर हैं और विनर भी हैं। हम सभी को पता है कि आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने ही वाले हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, शायद बीच में एक अपने साथी के साथ में बात नहीं कर पाया था, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं काफी समय से आपसे गप्पे मार रहा हूं। फिर से मैं आप सबको एक बार नमस्कार करता हूं। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे भारत सरकार में हमारे खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, सभी खिलाड़ी साथियों, सारे कोचेज और विशेष रूप से अभिभावक, आपके माता पिता, आप सभी से बात करके मेरा विश्वास बढ़ गया है कि इस बार पैरालंपिक गेम्स में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को और सभी कोचेस को आपकी सफलता के लिए, देश की जीत के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका आत्मबल, कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ति
मैं देख रहा हूं असीम है। आप सभी के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज पैरालंपिक में सबसे बड़ी संख्या में भारत के एथलीट जा रहे हैं। आप लोग बता रहे थे कि कोरोना महामारी ने भी आपकी मुश्किलों को जरूर बढ़ाया, लेकिन आपने कभी भी इस क्रम को टूटने नहीं दिया। आपने उसको भी ओवरकम करने के लिए जो भी आवश्यक था उसको भी कर लिया। आपने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया, अपनी प्रैक्टिस को रुकने नहीं दिया, और यही तो सच्ची स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हर हालत में वो यही हमें सिखाती है, यस वी विल डू इट, वी कैन डू इट। और आप अपने सपने करके दिखाया भी है, सबने करके दिखाया है। साथियों, आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं क्योंकि आप असली चैंपियन हैं। जिंदगी के खेल में आपने संकटों को हराया है। जिंदगी के खेल में आप जीत चुके हैं, चैंपियन है। एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए आपकी जीत, आपका मेडल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको बस अपना 100% देना है, पूरी लगन के साथ, कोई भी मानसिक बोझ के बिना, सामने कितना मजबूत खिलाड़ी है इसकी चिंता किए बिना। बस हमेशा याद रखिए और इसी विश्वास के साथ मैदान पर अपनी मेहनत करनी है। मैं जब नया नया प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के लोगों से मिलता था। अब वो तो ऊंचाई में भी हमसे ज्यादा होते हैं, उन देशों का रुतबा भी बड़ा होता है। मेरा भी बैकग्राउंड आपके जैसा ही था और देश में भी लोग शंका करते थे कि ये मोदी जी को दुनिया का तो कुछ पता नहीं है, प्रधानमंत्री बन गए, क्या करेंगे। लेकिन मैं जब दुनिया के लीडर से हाथ मिलाता था तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहा है। मैं यही सोचता था कि 100 करोड़ से भी बड़ी आबादी वाला देश हाथ मिला रहा है, मेरे पीछे 100 करोड़ से ज्यादा देशवासी खड़े हैं। ये भाव रहता था और उसके कारण मुझे कभी भी मेरे कॉन्फिडेंस को समस्या नहीं आती थी। मैं देख रहा हूं आपके अंदर तो जिंदगी को जीतने का कॉन्फिडेंस भी है और गेम जीतना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। मेडल तो मेहनत से अपने आप आने ही वाले हैं। आपने देखा ही है ओलंपिक्स में हमारे कुछ खिलाड़ी जीते तो कुछ चूके भी, लेकिन देश सबके साथ मजबूती से खड़ा था, सबके लिए चीयर कर रहा था। साथियों, एक खिलाड़ी के तौर पर आप ये बखूबी जानते हैं कि मैदान में जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ भी मायने रखती है। आप लोग तो विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों से निकल करके आगे बढ़े हैं जहां मेंटल स्ट्रेंथ से ही इतना कुछ मुमकिन हुआ है। इसलिए आज देश अपने खिलाड़ियों के लिए इन सभी बातों का ध्यान रख रहा है। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट साइकोलॉजी, उस पर वर्कशॉप और सेमिनार्स, इसकी व्यवस्था लगातार करते रहे हैं। हमारे ज्यादातर खिलाड़ी छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से आते हैं, इसलिए एक्सपोजर की कमी भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। नई जगह, नए लोग, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, कई बार ये चुनौतियां ही हमारा मनोबल कम कर देती हैं। इसलिए ये तय किया गया कि इस दिशा में भी हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि टोक्यो पैरालंपिक को ध्यान में रखते हुए जो 3 सेशंस आपने ज्वाइन किए, इनसे आपको काफी मदद मिली होगी। साथियों, हमारे छोटे छोटे गांवों में
दूर सुदूर क्षेत्रों में कितनी अद्भुत प्रतिभा भरी पड़ी है, कितना आत्मविश्वास है। आज मैं आप सबको देख करके कह सकता हूं कि मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। कई बार आपको भी लगता होगा कि आपको जो संसाधन सुविधा मिली, ये न मिली होती तो आपके सपनों का क्या होता। यही चिंता हमें देश के दूसरे लाखों युवाओं के बारे में भी करनी है। ऐसे कितने ही युवा हैं जिनके भीतर कितने ही मेडल लाने की योग्यता है। आज देश उन तक खुद पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज देश के 250 से ज्यादा जिलों में 307 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर ही प्रतिभाओं की पहचान हो, उन्हें मौका मिले। आने वाले दिनों में इन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 1000 तक की जाएगी। इसी तरह हमारे खिलाड़ियों के सामने एक और चुनौती संसाधनों की भी होती थी। आप खेलने जाते थे तो अच्छे ग्राउंड, अच्छे उपकरण नहीं होते थे। इसका भी असर खिलाड़ी के मनोबल पर पड़ता था। वो खुद को दूसरे देशों के खिलाड़ियों से कमतर समझने लग जाता था। लेकिन आज देश में स्पोर्ट्स से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जा रहा है। देश ने खुले मन से अपने हर एक खिलाड़ी की पूरी मदद कर रहा है। टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम, इसके जरिए भी देश ने खिलाड़ियों को जरूरी व्यवस्थाएं दी, लक्ष्य निर्धारित किए। उसका परिणाम आज हमारे सामने है। साथियों, खेलों में अगर देश को शीर्ष तक पहुंचना है तो हमें उस पुराने डर को मन से निकालना होगा जो पुरानी पीढ़ी के मन में बैठ गया था। किसी बच्चे का अगर खेल में ज्यादा मन लगता तो घर वालों को चिंता हो जाती थी कि आगे क्या करेगा, क्योंकि 1-2 खेलों को छोड़कर खेल हमारे लिए सफलता या कैरियर का पैमाना ही नहीं रह गए। इस मानसिकता को, असुरक्षा की भावना को तोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने के लिए हमें अपने तौर तरीकों को लगातार सुधारते रहना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी नई पहचान दी जा रही है। युवाओं को अवसर देने के लिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देने के लिए मणिपुर के इंफाल में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को बराबर प्राथमिकता दी गई है। आज देश खुद आगे आकर खेलो इंडिया अभियान चला रहा है। साथियों, आप किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूत करते हैं। आप किस राज्य से हैं, किस क्षेत्र हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इन सब से ऊपर आप आज टीम इंडिया है। ये स्पिरिट हमारे समाज के हर क्षेत्र में होनी चाहिए, हर स्तर पर दिखनी चाहिए। सामाजिक बराबरी के इस अभियान में आत्मनिर्भर भारत में मेरे दिव्यांग भाई बहन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भागीदार हैं। आपने साबित किया है कि शारीरिक कठिनाई से जीवन रुक नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप सभी के लिए, देशवासियों के लिए, खास करके नई पीढ़ी के लिए आप सब बहुत बड़ी प्रेरणा भी हैं। साथियों, पहले दिव्यांग जनों के लिए सुविधा देने को लेकर वेलफेयर समझा जाता था, लेकिन आज देश इसे अपना दायित्व मानकर काम कर रहा है। इसलिए देश की संसद ने द राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जैसा कानून बनाया, दिव्यांग जनों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी। सुगम्य भारत अभियान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आज सैकड़ों सरकारी बिल्डिंग्स
सैकड़ों रेलवे स्टेशन, हजारों ट्रेन कोच, दर्जनों डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांग जनों के लिए सुगम बनाया जा चुका है। इंडियन साइन लैंग्वेज की स्टैंडर्ड डिक्शनरी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। एनसीईआरटी की किताबों को भी साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। इस तरह के प्रयासों से कितने ही लोगों का जीवन बदल रहा है, कितनी ही प्रतिभाओं को देश के लिए कुछ करने का भरोसा मिल रहा है। साथियों, देश जब प्रयास करता है तो उसके सुनहरे परिणाम भी हमें तेजी से मिलते हैं। तो हमें और बड़ा सोचने की और नए की प्रेरणा भी उसी में से मिलती है। हमारी एक सफलता हमारे कई और नए लक्ष्यों के लिए हमारा रास्ता साफ कर देती है। इसलिए जब आप तिरंगा लेकर टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो केवल मेडल ही नहीं जीतेंगे, बल्कि भारत के संकल्पों को भी आप कई दूर तक ले जाने वाले हैं, उसको एक नई ऊर्जा देने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ये हौसले, आपका ये जोश टोक्यो में नए कीर्तिमान गढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं समस्त भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी परिवार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। मैं सभी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की तरफ से आपको ये आश्वासन देता हूं कि हम पूरी क्षमता से कार्य करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।